चलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ गाइस, ये कोई भी जॉब के रिगार्डिंग में डिटेल आपके साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं कंप्लीट इस वीडियो में डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा कि बार बार हम सुनते हैं नाम सेल्स का, और सेल्स के नाम पे बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो डर जाते हैं और जो है इस जॉब को नहीं करते हैं। तो आज मैं यहाँ पूरा खुलासा करने वाला हूँ कि एक्चुअल में सेल्स प्रोफाइल में अगर आप जाते हैं तो इसमें क्या क्या बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है और कैसे आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और क्या इसमें क्वालिफिकेशन की नीड है गाइस। सो गाइस, आज जिस कैंडिडेट में आज जो मिलवाने वाला हूँ, बेसिकली ये कई सालों से वर्किंग है, अराउंड 10 ईयर का इनका एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है। तो पूरा एक्सपीरियंस ये इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको जो है इसमें सारा क्राइटेरिया समझ में आने वाला है गाइस। सो गाइस, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मिस्टर पवन को। मिस्टर पवन को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, और तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि अपना जो एक्सपीरियंस है उसे हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करें। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मिस्टर पवन। थैंक यू सो मच हमारे चैनल को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। तो मिस्टर पवन जी, सबसे पहले तो मैं ये आपसे रिकमेंड करूंगा कि जो भी हमारे ऑडियंस है, जो भी आपको देख रहे हैं, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए कि बेसिकली आपका प्रोफाइल क्या था और बेसिकली कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। सो पंकज जी, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। तो बेसिकली मेरा नाम पवन है एंड मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ एंड पिछले 11 सालों से मैं सेल्स लाइन में हूँ। ओके, राइट। तो बेसिकली आपका बैकग्राउंड क्या था? एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने कहाँ से कंप्लीट की थी और कहाँ से आपकी जर्नी जो है स्टार्ट हुई थी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली मेरी एजुकेशन ग्रेजुएशन हुई ओनली, एंड ग्रेजुएशन मेरी रामनगर से कंप्लीट हुई थी, उत्तराखंड रामनगर से। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद मैं दिल्ली चला गया था जॉब करने के लिए। राइट। तो अभी मैं पिछले 10-12 साल से समथिंग दिल्ली में जॉब सेल्स लाइन में हूँ। ओके, राइट। तो 12 साल से करंटली वर्किंग है। और तो मैं डिटेल में जानना चाहूँ कि सबसे पहले जब आपने स्टार्टिंग की थी तो सेल्स लाइन से ही की थी या कोई और फील्ड आपने चूज किया था? तो कैसे आपने ये अपना कैरियर अपना चूज किया, ये मेरे लिए कैरियर ब्राइट होने वाला है? नहीं, एक्चुअली मैं जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी 2010 में, मैं जॉब के सिलसिले में ही दिल्ली गया था। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ फोकस, किसी लाइन, कोई एम नहीं था कि मैंने किस लाइन में जाना है। तो बेसिकली जो मेरे स्टार्ट था करियर, वो मैंने स्टार्ट जो करियर किया था वो किया था कोऑर्डिनेशन से, सेल्स कोऑर्डिनेटर से। तो मेरा शुरू के 3-4 साल मैंने कोऑर्डिनेशन में निकाले एंड आफ्टर दैट फिर मैं सेल्स लाइन में गया। ओके, तो मैं जानना चाहूँगी करंटली आपकी डेजिग्नेशन क्या है? अभी मैं एज ए सेल्स मैनेजर हूँ और पूरा नॉर्थ हैंडल करता हूँ, दिल्ली एनसीआर पूरा नॉर्थ। तो बेसिकली जैसा आपने बोला कि पहले आप सेल्स कोऑर्डिनेशन में थे और करंटली सेल्स मैनेजर में, तो मैं जानने की कोशिश करूंगा और ऑडियंस जानने की कोशिश करेगी कि सेल्स कोऑर्डिनेशन और जो है सेल्स मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस, सेल्स एक बिल्कुल अलग प्रोफाइल है एंड कोऑर्डिनेशन एक बिल्कुल अलग प्रोफाइल है। कोऑर्डिनेशन में है कि आपको अपनी सेल्स जो टीम है, जो मार्केट में काम कर रही है, सेल्स की टीम जो होती है, जो सेल्स का काम करती है मार्केट में, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो सेल करती है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना होता है कि उनकी पर डे की एक्टिविटी क्या रही, क्या उन्होंने आज के पूरे दिन में क्या किया, कितनी सेल्स उन्होंने की, कितना पेमेंट्स वो मार्केट से लेके आए। तो ये एक टोटल कोऑर्डिनेशन पूरे दिन का रहता था पूरी सेल्स टीम के साथ। और फिर वो रिपोर्ट हमारे जिसको मेरी रिपोर्टिंग थी, जो मैनेजर थे, उनको सबमिट होती थी कि आज का सेल्स का एजेंडा ये था। ओके, राइट। बेसिकली ये जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेल्स कोऑर्डिनेशन में। जी। बाकी सेल्स मैनेजर की क्या पोजीशन होती है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी? मैंने जो सेल्स का कैरियर स्टार्ट किया था वो किया था एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव से, जो कि एक ग्राउंड लेवल से सेल्स होता है। राइट। तो जैसे मेरा कोई भी प्रोडक्ट है उसको मैंने खुद जाके सेल करना है मार्केट में, किसी भी कस्टमर को या फिर किसी भी आउटलेट पे आप जा रहे हो, जिस टाइप का भी आपका प्रोडक्ट है। तो वो खुद जाके आप सेल करोगे और सेल करके फिर अपने बॉसेस, जो भी तुम्हारे सेल्स मैनेजर होंगे, उनको रिपोर्टिंग आप करोगे डेली के कि आज मैंने इतना सेल किया है, इतने का पेमेंट्स लेके आया हूँ। तो इस तरीके का मेरा जो स्टार्टिंग जर्नी ये थी। फिर वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता रहा मेरा एंड फिर अभी मैं एज ए सेल्स मैनेजर हूँ। ओके, तो पवन जी, मैं सबसे पहले जानने की कोशिश करूँगा कि जो भी हम सेल्स का नाम सुनते हैं तो एकदम जो हमारे जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो डर जाते हैं कि यार इसमें टारगेट की जॉब होती है। तो सेल्स जॉब कैसी होती है, इसमें टारगेट कैसे होते हैं, कैसे अचीव करते हैं और किस कैंडिडेट को ये जॉब करनी चाहिए? देखो, सेल्स एक ऐसा प्रोफाइल है जिसमें टारगेट्स होते हैं, वर्क प्रेशर होता ही होता है। अगर आप टारगेट्स नहीं करोगे, अगर आप टारगेट्स कंप्लीट नहीं करोगे, सेल्स का प्रेशर नहीं लोगे, तो आप फिर सेल्स नहीं कर पाओगे।
क्योंकि जो भी आपके मैनेजर्स होंगे वो आपसे सेल्स पे ही सेल्स के टॉपिक पे ही बात करेंगे कि भैया आज आपने कितनी सेल करी, आज का आपका पूरा दिन का क्या रहा, कितने आपने आउटलेट विजिट करे, कितने आपने कस्टमर विजिट करे और कितने आपने सेल्स की। तो प्रेशर तो रहता है, बट जिसको अच्छी नॉलेज हो जाती है अपने प्रोडक्ट की तो वो इजीली उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है सेल करना। बिकॉज सेल के लिए आपको अपने प्रोडक्ट का नॉलेज अच्छी तरीके से होना चाहिए। जो आप अगर आपको अच्छी तरीके से होगी तो आप आगे अपने जो भी आपका कस्टमर है उसको अच्छी तरीके से पिच कर पाओगे अपना प्रोडक्ट। राइट। तो जो सेल्स हमें जो ज्वाइन करते हैं तो इससे हमें लाइफ में भी कुछ सीखने को मिलता है? जी बिल्कुल सीखने को मिलता है। सेल्स प्रोफाइल एक ऐसा प्रोफाइल होता है जिसमें आप अलग अलग टाइप के लोगों से मिलते हो, अलग अलग कस्टमर से मिलते हो, अलग अलग दुकानदार से मिलते हो। तो हर किसी की अलग अलग मेंटालिटी होती है सेल्स को लेके, कोई कुछ बोलता है, कोई कैसे बोलता है, और उन हर किसी को आपको अलग अलग ढंग से हैंडल करना होता है। तो अब आपको एटलीस्ट इतना तो आता है कि आपको किस लोगों से कैसी बातें करनी चाहिए, और किस तरीके से डील करना चाहिए। राइट। और मैं जानने की कोशिश करूंगा, जैसे कि कोई फ्रेशर बंदा है और सेल्स में आना चाहता है तो उसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती है, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहती है, क्या स्किल्स रहते हैं? देखो सेल्स की लाइन में जैसे मैंने सेल्स स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, बट आज की डेट में हाँ, आज की डेट में सेल्स में अगर आपको आना है तो MBA मस्ट है। MBA क्वालिफिकेशन मांगते हैं सेल्स के लिए कि MBA अगर हो तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है सेल्स में घुसना। वो उसके लिए प्लस पॉइंट होता है अगर उसने MBA किया है तो। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने MBA नहीं किया है तो वो सेल्स नहीं कर सकता या सेल्स में उसको जॉब नहीं मिल सकता। ओके। राइट। तो कोई भी जैसे किसी ने BA BCom BSc किया तो वो कैंडिडेट भी ज्वाइन कर सकता है? बिल्कुल एज ए फ्रेशर वो कर सकता है, बट हाँ एज ए फ्रेशर में थोड़ा सा ये होगी उसको सैलरी स्टार्टिंग में कम मिलेगा क्योंकि वो फ्रेशर है, उसने MBA भी नहीं किया है। सैलरी उसको कम मिलेगा। जैसे जैसे कैंडिडेट सीखता है तो एक्सपीरियंस उसका बढ़ता रहता है तो उसका सैलरी में भी हाइक होता है, और हो सकता है वो अगली दूसरी कंपनी में 1 साल काम करके फिर अगली कंपनी में जंप करे तो वहाँ पे उसको सैलरी हाइक अच्छा मिलता है। तो इसे धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ओके। तो सेल्स प्रोफाइल किस कैंडिडेट को चुनना चाहिए, जिसका कोई इंटरेस्ट है, या क्या स्किल्स होने चाहिए उसके बाद? सेल्स प्रोफाइल उसी को चुनना चाहिए जो प्रेशर हैंडल कर पाए। प्रेशर हैंडल, बिल्कुल। क्योंकि सेल्स बिना प्रेशर का नहीं होता। राइट। बहुत प्रेशर होता है। मैं खुद एक सेल्स मैनेजर हूँ और मैं खुद सेल्स मैनेजर के अंदर काम भी कर चुका हूँ, और जब मैं किसी के अंडर काम करता था तो उस टाइम पे क्या प्रेशर था वो हम जानते हैं। और आज मैं एज ए सेल्स मैनेजर हूँ तो मेरे अंडर जो टीम है उनको मैं कितना प्रेशर करता हूँ सेल के लिए, किस तरीके से उनको बात करता हूँ, किस तरीके से बात करता हूँ, उनसे सेल्स अचीव करवाने के लिए क्या क्या बोलता हूँ, तो वो सारा बहुत प्रेशर होता है। ओके। तो करंटली कितने आउटलेट हैं आपके अंडर में? तो अभी बेसिकली मैं दिल्ली NCR पूरा हैंडल करता हूँ, एंड मेरा FMCG का प्रोडक्ट है, बेवरेज सेक्टर का टॉनिक वाटर आता है हमारा। तो हमारे टोटल अराउंड हम अभी 300 से 400 आउटलेट में अवेलेबल हैं पूरे दिल्ली NCR में। दिल्ली NCR में जी। और सेल्स के अगर हम कोई सुनते हैं सेल्स के बारे में तो बेसिकली हमारे मुंह से निकलता है कि माइंड में आता है कि गाली, कि बॉस के हमें गाली सुननी है। तो गाली कितना इंपॉर्टेंट रहती है? मतलब कुछ होता है कि यार बॉस भी हमें गाली देता है तो कोई बंदा होता है एकदम एग्रेसिव हो जाता है, कोई सुन लेता है, तो एग्रेसिव होना क्या जायज है, कैसे मानते हैं? नहीं, सेल्स प्रोफाइल एक ऐसा प्रोफाइल है, देखो कोई आपका बॉस अगर आपको कभी कुछ गाली ग्लौज करके बात करता है तो इट मीन्स उसको भी उसके बॉसेस ने गाली दिया है, इसलिए वो आपको गाली दे रहा है। क्योंकि वो आपको डायरेक्टली कभी कोई भी सेल्स मैनेजर या आपका बॉस आपको गाली नहीं देगा। वो तभी देगा या तो आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, जो भी उसके अंदर बंदे हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट होकर कभी उसके मुंह से गाली निकल जाती है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि हाँ, बट ये है कि डांट और फटकार ये हमेशा ये चलता है सेल्स में, कि हमेशा डेली सुबह कॉल आएगा बॉस का, आप तुम्हें ये करना है, थोड़ा प्रेशर सेल का कि आपको ये आज करना ही करना है, वरना मैं आपका TAD काट लूंगा या आपकी सैलरी काट लूंगा। ये चीजें सेल्स लाइन में चलती हैं। ओके। राइट। बेसिकली ये चीज़ें हमें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर आप सेल्स लाइन में आना चाहते हैं गाइस तो ये कुछ बेसिक जो थिंक है जो आपको जो है आने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। सो गाइस 12 साल का एक्सपीरियंस है पवन जी के पास, तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई बंदा एज अ फ्रेशर ज्वाइन करता तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी है और कितनी जल्दी वो जो है ग्रोथ लेवल में जा सकता है, एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजिशन पर जा सकता है, इसमें कितना टाइम पीरियड की जरूरत होती है? तो सेल्स में ऐसा है पंकज जी कि स्टार्टिंग में आपको अगर डिपेंड करता है, अगर आप MBA हैं तो आपको एक स्टार्टिंग में अच्छा 25 से 30 हज़ार हो सकता है इतना मिल जाए। बट अगर आप MBA नहीं है, आप सिंपल ग्रेजुएट हो,
तो आपको 15 से 18 हज़ार के बीच में स्टार्टिंग मिल सकती है सेल्स में। प्लस उसमें आपको डेली अलाउंस जो TADA होता है, जो आपकी बाइक का तेल का खर्चा होता है, वो मिलता है कंपनी की तरफ से। और वो फिर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से डे बाय डे जिस तरीके से आप परफॉर्म करते हो अपनी सेल्स में, तो वो डे बाय डे सैलरी भी बढ़ती है और आपका पद भी बढ़ता है उसमें। ओके, तो इसमें ग्रोथ लेवल कितने जल्दी देखने को मिल जाती है सेल्स लाइन में? बात करें अगर दूसरे हम प्रोफाइल की बात करें जॉब की, ग्रोथ लेवल सेल्स लाइन में सबसे ज़्यादा हाई है। जो अगर ग्रोथ की बात करो तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ सेल्स में ही मिलती है। और ये डिपेंड करता है तुम्हारी स्किल पे कि आपको अपने प्रोडक्ट को आप कितनी अच्छी तरीके से समझ पाते हो, कितनी जल्दी से कैच कर पाते हो, और कितनी जल्दी से आप कस्टमर को पिच करके लीड में कन्वर्ट करते हो। तो उस पर डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ सेल्स में, लाइन सेल्स में ग्रोथ की। राइट है। तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, जैसे आपने बताया कि अगर किसी बंदे ने MBA किया है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी 25 से 30 हज़ार हो सकती है। 25 से 30 हज़ार कोई बुरा अमाउंट नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे कैंडिडेट देखे हैं कि सेल्स लाइन में घुसते हैं लेकिन कुछ टाइम करते हैं फिर छोड़ जाते हैं, वो प्रेशर नहीं झेल पाते। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि आपने भी ये चीजें जो है फेस की होंगी, तो उसके बारे में। बिल्कुल ये चीज़ें हमने भी ये चीज़ें मैंने भी फेस की हैं अपनी सेल्स लाइन में। जब मैंने करियर स्टार्ट किया था सेल्स में, तो बहुत प्रेशर, जब उनके जो बंदे 2 महीने 3 महीने करते हैं, उनका रीजन छोड़ने का सिर्फ यही होता है कि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। सेल्स लाइन उसी के लिए बनी है जो प्रेशर हैंडल कर पाए। जो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता वो सेल्स नहीं कर सकता। वो सेल्स लाइन में अपने बॉसेस को जवाब नहीं दे सकता, अपने बॉसेस के क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता, वो प्रेशर नहीं झेल सकता, तो वो सेल्स लाइन में उसको आना ही नहीं चाहिए। सेल्स लाइन वही कर पाएगा जो प्रेशर झेल पाए। और जिसने 2 3 4 5 साल प्रेशर झेल लिया तो उसका करियर बहुत ब्राइट रहता है सेल्स लाइन में। ओके, राइट है। तो गाइस, अगर आप आ रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप कोई भी प्रोफाइल में जा रहे हैं, ऐसा नहीं सेल्स में, अगर आप कोई भी प्रोफाइल में जा रहे हैं तो प्रॉब्लम्स तो आपको हर चीज़ में देखने को मिलेगी। लेकिन सेल्स में ऐसा है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि बॉसेस की बात आपको सुननी पड़ती है, डेली उनके कॉल आते हैं तो उनका रिप्लाई आपको देना पड़ता है। तो ये चीज़ें अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा आप सेल्स में प्रोफाइल में जा सकते हैं। तो मैं रिकमेंड मैं पवन जी से जानने की कोशिश करूँगा कि सेल्स प्रोफाइल में कैसे, अगर कोई कैंडिडेट दिल्ली या नोएडा में है तो कैसे जॉब सर्च करेगा और कैसे इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करेगा, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, सेल्स एक ऐसी प्रोफाइल है जो हर कंपनी में रहती है और हर समय ओपन रहती है, सिर्फ FMCG सेक्टर को छोड़ के। FMCG सेक्टर में ये है कि अगर किसी मैनेजर को अपने अंदर 4 लड़के चाहिए तो 4 लड़के अगर फुलफिल हैं तब तक वहाँ पे रिक्वायरमेंट खड़ी नहीं होगी। अगर कोई उनमें से कोई छोड़ के जाता है तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट निकल जाएगी। और उसके लिए आपको सेल्स जॉब ढूंढने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी Naukri.com है, साइन है, मॉन्स्टर है, इंडीड जॉब है, बहुत से उनमें वैकेंसीज निकलती रहती हैं सेल्स में, तो वहाँ पे जाके सर्च करके फुलफिल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट। तो मिस्टर पवन जी, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि आपने SMG का नाम यहाँ पे बोला है, तो इसे जो है थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है? FMCG का जो मीनिंग होता है, जो फुल फॉर्म होता है, वो होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो अगर आप FMCG लाइन में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको इतना पता होना चाहिए कि FMCG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो उसका होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं जैसे अपने घर के जो भी खाने पीने के सामान होते हैं, खाने के लेके पीने से लेके वो चीज़ें सारी FMCG की प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, बेसिकली ये इसका मतलब होता है जी। राइट है। तो यहाँ पे सैलरी भी काफ़ी आपको हैंडसम देखने को मिल जाती है, लेकिन आपको जो है स्टार्टिंग में यहाँ पे प्रेशर झेलना पड़ेगा। तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगा, जैसे बहुत सारे हमारे जॉब्स प्रोफाइल बहुत सारे, जैसे कोई कंपनी में MNC कंपनी है, बैक एंड प्रोसेस है, कॉल सेंटर है, BPO सेक्टर है, काफ़ी सारे कैंडिडेट जो अभी वर्किंग है, तो उनसे क्या डिफरेंस होता है कि आप सेल्स प्रोफाइल और उन प्रोफाइल में क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली देखो, सेल्स प्रोफाइल एक ऐसा प्रोफाइल है जो आपको बाहर फील्ड में रह के करना है। फील्ड में मार्केट विजिट करनी है, कस्टमर विजिट करने हैं, आउटलेट विजिट करने हैं, जिस टाइप का भी आपका प्रोडक्ट हो उस टाइप से अपनी मार्केट विजिट करनी है। और जो वैकेंट प्रोसेस होता है वो अपने ऑफिस में बैठ के आपको काम करना है, उसमें कहीं आपको बाहर नहीं निकलना है, AC में बैठना है, सिर्फ कंप्यूटर के आगे बैठना है, कंप्यूटर के ये चलाना है, कीबोर्ड चलाने, सिर्फ ये फर्क है सेल्स और अंदर वैकेंट में। ओके, राइट। मतलब बेसिकली जो अदर प्रोसेस होते हैं उसमें हमारे जो है ऑफिस वर्क ही होते हैं मोस्टली, लेकिन सेल्स में आपको फिजिकली आप अट्रैक्शन करते हैं नए नए लोगों से, उससे क्या होता है हमारे पास एक्सपीरियंस आता है, उसकी वजह से हमें जो है अपना फ्यूचर अपना ब्राइट देखने को मिल जाता है और हम नए नए स्किल्स यहाँ पे डेवलप करते हैं। सो गाइस, जो भी कैंडिडेट सेल्स में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले पवन जी से जानने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि आपने अपना प्रोफाइल बताया कि आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स BA कंप्लीट किया, तो सबसे पहले आपको क्या डिफिकल्टी आई जिससे कि
कि आप एकदम तो सेल्स में आप चले गए थे, कंफर्टेबल हो गए थे, या कुछ आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा बेसिकली? नहीं, बेसिकली मुझे प्रॉब्लम्स तो कुछ सामना, जब सेल्स लाइन में घुसने के लिए मुझे कोई वो दिक्कत की कोई कुछ भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। सेल्स में घुसने के बाद स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि सेल्स में जब आप सेल्स लाइन में घुसते हो उसके बाद जो बॉसेस की आपकी डांट होती है, डेली के टारगेट्स का टारगेट अचीव का प्रेशर होता है, पेमेंट अचीव का प्रेशर होता है, तो वो चीजें को उन चीजों को झेलना उस टाइम पे थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। वही प्रेशर होता है और उसी प्रेशर को झेलना होता है। अगर वही प्रेशर आपने झेल लिया स्टार्टिंग में 4-5 साल, देन तो आप इजीली अपना सेल्स में कैरियर बना सकते हैं। ओके, तो आपने उस डिफिकल्टी का सामना कैसे किया और कैसे आपने इम्प्रूव किया उन चीज़ों को? देखो, सेल्स में सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो होती है आपकी स्किल। आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए कि आपको जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको आप इजीली कस्टमर तक सेल कर पाएं। वो सेल करने की स्किल आपके पास होनी चाहिए, जो कि पहले मेरे पास नहीं थी। ऑफ कोर्स मैं एज ए फ्रेशर सेल्स मैंने ज्वाइन किया, वो सेल्स कैसे करना है वो मेरे पास नहीं उतना स्किल था। बट हाँ, जैसे जैसे मैंने टाइम निकाला, अपने सीनियर से मिलता रहा, अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखा, उनकी गालियां भी सुनी तो उनसे सीखा भी मैंने बहुत कुछ कि और मैं कैसे अपना प्रोडक्ट मुझे सेल करना है, आगे मुझे कैसे बात करनी है कस्टमर से, किस कस्टमर से कैसे बात करनी है। आपको अलग अलग टाइप के कस्टमर्स मिलते हैं मार्केट में, आउटलेट्स मिलते हैं, तो हर किसी से अलग अलग तरीके से बात डील करनी होती है। तो वो चीज़ें मैंने अपने सीनियर से सीखी एंड उनसे सीनियर से वो चीज़ें भी सीखी, उनकी गालियाँ भी सुनी एंड देन फिर धीरे धीरे वो चीज़ आज मैं उन चीज़ों को फुलफिल कर पाया हूँ। ओके, सो मैं जानने की कोशिश करूँगा कि जैसे आपने बोला कि इसमें स्किल्स की यहाँ पे ज़रूरत है, तो इसमें जो है बेसिकली कंप्यूटर का स्किल्स कितना जो है मायने रखता है? जैसे कि एडवांस एक्सेल की नॉलेज कितनी होनी चाहिए जो कि हमें बेनिफिट दिलाती है? सेल्स लाइन में बहुत आपको इतना एडवांस एक्सेल नहीं चाहिए कि आपको एडवांस एक्सेल तो आपको बैकएंड की जॉब के लिए चाहिए। सेल्स लाइन में सिर्फ आपको इतना चाहिए कि हाँ, सिंपल सी एक्सेल में आप रिपोर्ट बना सको, आपने कितनी सेल करी, कितने आउटलेट्स आपके हैं, कितने कस्टमर आपके हैं, आपने कितना सेल किया, कितना उनका वैल्यू है। सिर्फ ये चीजें थोड़ी मतलब बेसिक एक्सेल जो होता है वो आ गया तो आप इजीली सेल्स में इतना बहुत फॉर्मूले इतना जरूरत नहीं होता। अच्छा, उतनी नीड नहीं है, बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। ओके, स्टार्टिंग में तो काफी फिजिकली वर्क करना पड़ेगा, फिजिकली जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वही हमारा स्ट्रगल होता है। बिल्कुल जैसे आपने भी ऑलरेडी किया है, लेकिन आपने वो स्ट्रगल को झेला है, तो आप भी रेस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन पे है। तो मैं जानने की कोशिश करूँ, जैसे सेल्स में होती है कि हमें जॉब जो है स्विच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या एक ही कंपनी में हमें रहना चाहिए? तो कितना टाइम हमें एक कंपनी को देना चाहिए? वैसे देखो, सेल्स प्रोफाइल एक ऐसा प्रोफाइल होता है जहाँ पे आपको सैलरी में हाइक सबसे ज्यादा सेल्स में ही मिलता है, सैलरी भी मिलती है, इंसेंटिव भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, और वहीं पे आपको सबसे ज्यादा हाइक के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप एक कंपनी में कर रहे हो, 5 साल से कर रहे हो, और आप खुद के परफॉर्मेंस जो आप दे रहे हो कंपनी को और उससे सेटिस्फाइज हो, और कंपनी जो आपको दे रही है उससे भी सेटिस्फाइज हो, फिर तो आप वहां पे करते रहो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम बहुत कर रहे हो बट आपको काम के हिसाब से उतना पैसा नहीं मिल रहा है, राइट, तो उस सिचुएशन में आप क्विट कर सकते हो, स्विच कर सकते हो, आप एक अच्छी हाइक ले सकते हो सैलरी पे। ओके, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ने आपको टिप्स बताया कि सबसे पहले तो आपको जो स्टेबल लगना है, बाकी आपने अकॉर्डिंग स्विच भी कर सकते हैं आप जैसे भी आपको लगता है। सो पवन जी, मैं जानने की कोशिश करूंगा, जैसे कोई कैंडिडेट जो है इंटरेस्टेड है और वो इंटरव्यू देना चाहता है, वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो बेसिकली उसे किन किन बातों पे जो है ध्यान रखना चाहिए, और क्या क्या एचआर बेसिकली वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है एज अ फ्रेशर या एज अ एक्सपीरियंस? तो देखिए, आप अगर एज ए फ्रेशर जा रहे हो तो आपका एचआर राउंड होता है, वो आपसे नॉर्मल से आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे। और इंट्रोडक्शन के बाद फिर आपका मैनेजर राउंड होगा, जहाँ पे आप जिस भी मैनेजर के अंदर काम करोगे वो आपका इंटरव्यू लेता है। तो वो अगर आप फ्रेशर हो तो वो सिंपल से आपसे क्वेश्चन करेगा, आप मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा ये मोबाइल है, आप इसको कैसे सेल करोगे? तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको वहाँ पे अपना दिमाग लगा के, अपने स्किल्स लगा के वो चीजों का उसको आंसर देना होता है, अगर आप एज ए फ्रेशर जा रहे हो, है ना। तो अगर आप फ्रेशर नहीं हो, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का है, तो उस टाइम पे क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाएंगे। क्वेश्चन ये होंगे कि अगर मेरा ये मोबाइल है, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप 1 महीने में इसको कितना बेच लोगे, कितना आप ये टारगेट अचीव कर सकते हो, कितना मुझे बिजनेस दे सकते हो, क्योंकि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो वो आपसे बिजनेस की बात करेगा, कितना वॉल्यूम दे सकते हो आप मुझे हर महीने का। तो ये फर्क होता है एक एक्सपीरियंस बंदे में और एक फ्रेशर बंदे में। फ्रेशर से कोई वो बिजनेस की बात नहीं कर सकता उस टाइम पे, सिर्फ इतना बोल सकता है कि हाँ, मेरा ये प्रोडक्ट है, इसको सेल कर लोगे, सेल करके, जस्ट इतना। बट अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हो तो आपसे वो सीधे बोलेगा कि आप मुझे कितना धंधा दे पाओगे, क्योंकि आप एक्सपीरियंस बंदे हो।
राइट। तो ये फर्क होता है। तो सेल्स में जाने से हमें ये भी फायदा मिलता है कि हम अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें हमें पता लगता है कि क्या प्रॉफिट हमारे लिए होता है, क्या हमारे लिए लॉस होता है। तो ये कितने मायने रखता है? बिल्कुल, ये अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको सेल्स लाइन में, अगर आप सेल्स लाइन में हो और आप अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है, प्रोडक्ट का नॉलेज है, आपको प्रोडक्ट आपको मार्केट में सेल कैसे करना है वो पता है, और क्या कॉस्टिंग आती है वो पता है, कितने में कितना हमारा मार्जिन हम अपने लिए बचा सकते हैं, वो आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होती हैं अगर आपने सेल्स में जॉब किया है तो। और इसमें सेल्स में डायरेक्टली आपका इंटरेक्शन और मालिक के साथ ही होता है कोई? राइट। हमारी रिपोर्टिंग वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी हायरार्की जो बनी है वो किस टाइप की बनी है। अभी मैं एज ए सेल्स मैनेजर हूँ तो मेरी रिपोर्टिंग सीधे डायरेक्ट बॉस को है, और मेरे अंडर जो एएसएम है या सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सेल्स मेरे अंडर एएसएम है, फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव है। तो मुझे जो रिपोर्ट करता है वो एएसएम करता है, एएसएम को सेल्स एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट करते हैं। टीम मेरी है, बट मैं सारी टीम की रिपोर्टिंग अपने एएसएम से लेता हूँ। तो अगर मान लीजिए अगर किसी कैंडिडेट को भी ज्वाइन करता है फ्रेशर, तो उसे जो है एज अ सेल्स मैनेजर या एएसएम में जाने के लिए कितना टाइम वो उसे देना पड़ेगा अपने आप को? देखो, आपको अगर एज ए इट्स डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एंड योर स्किल्स। राइट। तो अगर आपके स्किल अच्छे हैं तो आप आज आप एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, आपके स्किल बहुत अच्छे हैं, आपके कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे बन गए हैं मार्केट में, तो आप बहुत जल्दी हाइक ले सकते हो, एज ए एएसएम हाइक ले सकते हो, एज ए एएसएम जंप कर सकते हो सीधे। बट डिपेंड करता है कि जो कैंडिडेट है वो कितने जल्दी सीखता है, कितने जल्दी कॉन्टैक्ट बनाता है मार्केट में, कितनी जल्दी अपनी स्किल सुधारता है सेल्स के लाइन में। तो इस प्रोफाइल में इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल्स कितना मायने रखता है? इंग्लिश आना इसमें मैंडेटरी है? इंग्लिश देखो, डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में, जैसे अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो यहाँ पे इंग्लिश ठीक है, आज की डेट में इंग्लिश मैंडेटरी है, हर कोई इंग्लिश में बात करता है। बट ठीक है, अगर आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज है, अगर आप किसी बंदे को हिंदी में पिच कर रहे हो और अच्छे से कर पा रहे हो तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हिंदी, जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश, अगर इंग्लिश ही आती है तो ही आप सेल कर पाओगे, हिंदी नहीं आती तो आप सेल नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी आती है तो भी आप सेल्स में अच्छा करियर बना सकते हो, बहुत अच्छा। मेरी भी इंग्लिश बहुत हाईफाई नहीं है, बट ठीक है, आज मैं एज ए सेल्स मैनेजर हूँ, मैं आई एम वेरी हैप्पी विद माई पोजिशन एंड ऑल। ओके। नहीं, राइट। जैसे कि कोई बहुत सारी एमएनसी कंपनी होती है तो उसमें इंग्लिश की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता है तो आप वहाँ फेल हो जाते, रिजेक्ट हो जाते हो। राइट। एमएनसीज में इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होती है, जस्ट बिकॉज वहाँ के जो क्लाइंट्स होते हैं वो बाहर फॉरेनर होते हैं, तो फॉरेनर तो हिंदी समझता नहीं है, तो उससे आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। तो अगर वहाँ पे आपके लिए इंग्लिश मस्ट हो जाती है। अगर आप किसी एमएनसी में एज ए वो वॉइस प्रोसेस जा रहे हो या चैट प्रोसेस जा रहे हो तो वहाँ पे इंग्लिश मस्ट चाहिए, क्योंकि जो क्लाइंट होता है वो सारा बाहर का होता है, उनको हिंदी आती नहीं है, तो उनसे इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाती है इंग्लिश। ओके। सो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि स्टार्टिंग में जब आपको भी कोई रिजेक्शन आई थी, क्योंकि जब मैं भी गया था दिल्ली तो मुझे भी बहुत सारी रिजेक्शन मिली, बहुत सारी कंपनी में इंटरव्यू देने गया, मैं नर्वस हुआ, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स उतना अच्छा नहीं था, एचआर बोलता था अपना इंट्रोडक्शन दो, मैं नहीं दे पाता था, घबरा जाता। तो आपने भी वो चीज़ फेस की है स्टार्टिंग? बिल्कुल। स्टार्टिंग में जब मैं दिल्ली में नया गया था तो मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए थे, तो मैंने भी ये बहुत फेस किया मैंने इंग्लिश का प्रॉब्लम। एंड बट हाँ, सिर्फ मैंने फेस किया अगर मैं किसी एमएनसी में गया या वॉइस प्रोसेस के लिए गया या चैट प्रोसेस के लिए गया, तो वहाँ पे मैंने इंग्लिश का प्रॉब्लम्स थोड़ा फेस किया। बट हाँ, जब मैंने सेल्स में किया तो वहाँ भी इंग्लिश में था। बट हाँ, ठीक है, अगर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो अगर उसको लगता है कि हाँ ठीक है, इसका इंग्लिश थोड़ा वीक है बट ये बंदे में कॉन्फिडेंस बहुत है, ये बंदा सेल कर लेगा मार्केट में जाके, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। बट हाँ, वॉइस प्रोसेस के लिए अगर आप जा रहे हो तो फिर वहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा चाहिए, जो मैंने भी फेस किया था। बट सेल्स में मुझे इतना इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं आया। ओके, राइट। तो बेसिकली ये इनका एक्सपीरियंस था जो कि काफ़ी शानदार था गाइस। हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और हमें हमारे जो सीनियर्स का कितनी हमें वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट होते हैं अपने सीनियर्स की वैल्यू नहीं समझते हैं, बात उनकी नहीं मानती है, उनके अपोजिट जाते हैं। तो ये उनकी लाइफ में या जो उनकी जॉब प्रोफाइल में उसमें क्या इफेक्ट डालता है? नहीं, सीनियर्स देखो, सीनियर्स जो आपसे, अगर कोई सेल्स का बंदा है, उसके अंडर कोई लड़का है, तो सीनियर्स आपको अगर कुछ बोल रहा है, गाली गलौज करके भी बात कर रहा है, जस्ट वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो।
अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो वो ना आपको गाली देगा, ना वो आपसे चिल्ला के बात करेगा, वो आपसे प्यार से ही बात करेगा, क्योंकि उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपसे आप फुलफिल कर रहे हो। अगर आप फुलफिल नहीं करोगे तो ऑफकोर्स आप अपने बॉस से भी सुनोगे, अपने मैनेजर से भी सुनोगे, हर किसी से सुनोगे। मैं भी अगर एक बॉस होता हूँ किसी कंपनी का, अगर कोई बंदा कोई लड़का मेरी टीम में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो अच्छा कर रहा है, उसको मैं अच्छा ही बोलूंगा। बट अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उस केस में उसको बोलना पड़ेगा, बोलना भी पड़ता है, वो सीनियर्स को बोलना भी पड़ता है, ताकि बंदा थोड़ा सा सीरियस हो अपनी जॉब को लेके और सीरियस होकर काम करे मार्केट में। सो थैंक यू सो मच पवन जी अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए और अपना इंटरव्यू हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू पंकज जी, एंड एक्चुअली थैंक यू सो मच टू मी ऑल्सो एंड टू यू ऑल्सो, जस्ट बिकॉज मैंने आपका चैनल देखा था, आपकी वीडियोस मैंने देखी थी, तो काफ़ी उसमें कॉन्फिडेंस बूस्टर वाली वीडियोस आपने डाली हुई हैं, तो मुझे लगा कि ठीक है, अगर कोई कैरियर बनाना चाहता है सेल्स में तो मैं अपनी जर्नी आपके आगे और आपके यूट्यूब चैनल के बदौलत आगे जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं आपको, आपके चैनल्स को देख रहे हैं और जो सेल्स में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और मुझे बहुत खुशी हुई आपके चैनल में बात करके एंड आपसे बात करके। एंड गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।